हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे जिसमें मार्च 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में जितने भी आरबीआई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2022 आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने के निर्देश दिए हैं। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के एक्ट 35 ए के तहत यह निर्णय लिया है। आरबीआई ने सर्जेरो नायक का सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह सांगली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने बैंक बोर्डों की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अनुसार 9 महीने का निदेशक और विकास कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निदेशक की प्रभावशीलता में सुधार करना और बोर्डों पर उसके प्रभाव को बढ़ाना है। आरबीआई ने फीचर फोन और डिजी साथी 2022 के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। वर्तमान में ये हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में उपलब्ध है। आरबीआई ने निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का विस्तार किया है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार विस्तार 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। ये योजना उन दूरसंचार उपकरणों और व्यवसायों पर लागू नहीं होगी जो सरकार के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करते हैं। आरबीआई ने घोषणा की है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। आरबीआई बैंक अधिनियम 1934 की एक्ट 45L और 45N के तहत ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में आरबीआई द्वारा इसे विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के पास 4 एआईएफआई है: एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी, और एनएबीएफआईडी ये पांचवा होगा। एनएबीएफआईडी को भारत में दीर्घकालीन बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए विकास वित्तीय संस्थान डीएफआई के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष है केवी कामत। आरबीआई ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया, जिसे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के योगदान के साथ स्थापित किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्नाटक के मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर एलडीसी को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। आरबीआई बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ मैसूर कर्नाटक में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई स्थापित की है। आरबीआई बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। आरबीआई ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट एंड जियो टैगिंग के रूप में जारी किया है। यह ढांचा डिजिटल भुगतान को गहरा करने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक के फोकस का हिस्सा है। भुगतान प्रणाली के टच पॉइंट की जियो टैगिंग से बिक्री
यानी पीओएस और क्यूआर कोड आदि जैसे भुगतान स्वीकृत बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को उचित निगरानी हो सकेगी। आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके तहत 9 महीनों में 27 अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं दर्ज हुई है। पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा 13 धोखाधड़ियां हुई है। इंटेल डिजाइन एरेना आरबीआई के डिजिटल परिवर्तन एजेंडे के अगले चरण को सशक्त बनाने के लिए क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के उन्नत संस्करण को लागू करेगा। आरबीआई परिचालन वर्तमान में इकोवेयर द्वारा समर्थित है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा प्रौद्योगिकी उत्पाद कंपनी है। अब देखते हैं अप्रैल 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। आरबीआई ने एटीएम में कैसेट स्वैप की सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय एक कमेटी के द्वारा के सुझाव पे लिया गया है, जिसके अध्यक्ष डीके मोहंती है। आरबीआई ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से बीएसएफ कर्मियों और उनको वित्तीय सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता किया है। आरबीआई ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार को हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज और मीन्स एडवांस को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। वेज और मीन्स एडवांस आरबीआई द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतान के बीच किसी भी विसंगति को निपटने के मदद करने के लिए प्रदान किया गया एक अल्पकालीन ऋण है। आरबीआई ने घोषणा की है कि आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी मानकों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रत्येक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने से संबंधित एक घोषणा की है। डिजिटल बैंकिंग का अनुभव रखने वाले अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डीबीयू को बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा। आरबीआई और गैर वित्तीय कंपनियों के लिए उसके बड़े एक्सपोजर से संबंधित नियमों को खड़ा कर दिया है। आरबीआई ने एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर को कैप किया है, जो पूंजी आधार के 20% पर एक इकाई की ऊपरी परत है। बोर्ड की मंजूरी से सीमा को 5% तक बढ़ाया जा सकता है। मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई ने केवाईसी मापदंडों पर विफलता के लिए 17.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मई 2022 आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। आरबीआई ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक था और वैश्विक महामारी कोविड-19 निशान पूरी करने में उभरने में 13 साल का समय लगेगा। आरबीआई ने कोरियन बैंक केवीबी हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% की गिरावट आई है, जो अब 40,295.25 करोड़ रुपए है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। आरबीआई ने सभी बैंकों से उपभोक्ता को अपने एटीएम पर इंटर ऑपरेटेबल कार्डलेस और कैश विड्रॉल का विकल्प देने का आग्रह किया है। आरबीआई ने श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन को एशियाई क्लियरिंग यूनियन एसीयू तंत्र के बाहर भारतीय रुपये में संभालने की अनुमति दी है, क्योंकि निर्यातकों को द्वीप देशों से राजस्व प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने
योगे ज्वेलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड या किसी अन्य एक्सचेंज के माध्यम से सोना आयात करने की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के अनुसार आईआईबीएक्स के माध्यम से सोना आयात करने के लिए अधिकृत ज्वेलर्स द्वारा सभी भुगतान आईएफएससी अधिनियम और विनिमय के अनुसार आईएफएससीए द्वारा मान्यता प्राप्त विनिमय तंत्र का उपयोग करके किया जाना चाहिए। आरबीआई ने गैर बैंक संस्थानों के लिए बिल भुगतान परिचालन इकाइयों को स्थापित करने के लिए मापदंडों को आसान बना दिया है, जिससे खंड में अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निविल मूल्य की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ कर दिया है, जो पहले 100 करोड़ रुपए थी। अप्रैल में केंद्रीय बैंक द्वारा उसी के संबंध में एक घोषणा के बाद निविल मूल्य की आवश्यकता में कमी आई है। भारत सरकार ने किसी वित्तीय वर्ष के नकद और जमा निकासी 20 लाख से अधिक होने पर 26 मई से पैन और आधार अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई permitted lending by commercial banks to NBFCs, small finance bank, to NBFCs, mutual MFIs for own lending to private sector। जून 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। आरबीआई बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि बैंक नोटों में 100 रुपये सबसे ज़्यादा पसंदीदा नोट है, जबकि 2000 रुपये सबसे कम पसंदीदा मूल्य वर्ग का नोट है। The Reserve Bank of India has cancelled 2 certificate of registration issued to 5 non-banking financial companies, UMB Securities and Ansari Finvest, दोनों बेंगलोर से संबंधित है। चंदा फाइनेंस न्यू दिल्ली, एलेक्सी टेराकोन कोलकाता, चुआरिया फाइनेंस सर्विसेज गुवाहाटी। इनको लैंडिंग जो पॉलिसीज है उसमें इरेगुलरिटी के तहत लाइसेंस कैंसिल किया गया है अंडर द सेक्शन 45 IA के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन और विजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया है, जिसका विषय स्मार्ट डिजिटल भुगतान था। हैकाथॉन भारत के भीतर और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस, इजराइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई है अभी जून में। उसमें आरबीआई के सभी सदस्यों ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। अभी जो रेट चल रही है रेपो रेट 4.90, एसडीए 4.65, एमएसआई 5.15, बैंक दर 5.15, रिवर्स रेपो रेट 3.35, CRR 4.50, SLR 18%। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं डॉक्टर शशांक बेंडे, डॉक्टर अमीषा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल देवपत्रा, श्री शक्तिकांता दास। इसमें ये 3 आरबीआई के से बाहर के हैं, 3 आरबीआई के अंदर से हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय लिए हैं। आवर्ती भुगतान के लिए कार्ड पर ई जनादेश सीमा 5,000 करोड़ रुपए से 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। यानी जो ई मैंडेट सर्विस है उसकी लिमिट अब 15,000 रुपये हो गई है। आरबीआई क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति दी है, जो सबसे पहले रुपए कार्ड से स्टार्ट किया जाएगा। पिछले दशक में आवास की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक द्वारा दिए गए व्यक्तिगत गृह ऋण की सीमा 100% से अधिक संशोधित किया जा रहा है। ग्रामीण सहकारी बैंक अब अपनी कुल संपत्ति के 5% की सीमा की 5% की सीमा के भीतर वाणिज्यिक अचल संपत्ति और आवास परियोजना के लिए ऋण प्रदान कर सकता है। शहरी सहकारी बैंक अब ग्राहकों
के लिए घर घर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा। भारत के निर्यात के असाधारण रूप से अच्छे प्रदर्शन रहे। 3 जून 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 601.1 बिलियन था। मुद्रास्फीति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो एग्जाम्स के समय जो मौद्रिक नीति आएगी उस टाइम के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जीडीपी से रिलेटेड। तो ये था हमारा मार्च, अप्रैल, मई और जून के आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़।